Hello everyone, this is Rajni Mehta, Assistant Professor of Political Science. Welcome to my YouTube channel Political Mirror. आज हम करेंगे राष्ट्र संघ और सामूहिक सुरक्षा। सामूहिक सुरक्षा का मैंने आपको पहले मीनिंग क्लियर किया है कि एक सबके लिए और सब एक के लिए। विश्व के अंदर युद्धों को रोकने के लिए, शांति और सुरक्षा स्थापित करने के लिए जब दो या दो से अधिक राष्ट्र एकजुट हो जाते हैं और उस आक्रमण का सामना करते हैं तो उसे सामूहिक सुरक्षा कहते हैं। अब बात आती है कि सामूहिक सुरक्षा और राष्ट्र संघ में क्या संबंध है। राष्ट्र संघ ने किस प्रकार सामूहिक सुरक्षा को बढ़ावा दिया और सामूहिक सुरक्षा के अंतर्गत विश्व में शांति और सुरक्षा स्थापित की। भूमिका: सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा ही संभव है। चार्टर की धारा 10 से 16 में सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। देखिए, 20वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय शांति और व्यवस्था की स्थापना इस संगठन का उद्देश्य था। राष्ट्र संघ द्वारा एक संविधान तैयार किया जिसे उसका परसंविदा या चार्टर कहा जाता है। राष्ट्र संघ की संविदा के अनुच्छेद 10 से लेकर 16 तक सामूहिक सुरक्षा के प्रावधानों की चर्चा की गई है। तो यह विचार काफ़ी प्रचलित था कि संधियां, गुप्त संधियां, शक्ति ये समाप्त करके सामूहिक सुरक्षा को स्थापित किया जाए। चार्टर की धारा 10 कहती है कि संघ के सभी सदस्य हैं, यानी कि राष्ट्र संघ के अंदर जितने भी सदस्यों ने सदस्यता ले रखी है, सभी सदस्यों की प्रादेशिक अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता का सम्मान करेंगे, बाहरी हमले से रक्षा करेंगे। यानी कि अनुच्छेद 10 कहता है कि सभी राष्ट्र आपस में एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करेंगे। अगर किसी पे हमला होता है तो वो उसका आक्रमण करेंगे एकजुट होकर। 12, 13 और 15 में भी शांतिपूर्ण साधनों की सूची बनाएगी कि कोई भी राष्ट्र अगर विवाद आ जाता है तो विवाद को हल करने के लिए शांतिपूर्ण साधन प्रयोग में लाएंगे। धारा 16 में भी कहा गया कि सदस्य राष्ट्र आवश्यकता पड़ने पर सामूहिक सुरक्षा के लिए उपयुक्त कदम उठाएंगे। और धारा 17 में कहा गया कि परिषद को शक्ति दी जाती है कि वह प्रभावशाली कदम उठाए, विवादों को रोके और इनका निदान करे। अनुच्छेद धारा 15 में भी सामूहिक सुरक्षा को कठोर कार्रवाई के लिए वचनबद्ध थी। इस प्रकार राष्ट्र संघ का उदय ही विश्व में युद्धों को रोकने के लिए हुआ और उनके चार्टर में सामूहिक सुरक्षा द्वारा शांति स्थापित करने के प्रयास किए गए। अब बात आती है सामूहिक सुरक्षा और संयुक्त राष्ट्र संघ। देखिए, राष्ट्र संघ विफल हो गया क्योंकि द्वितीय महायुद्ध शुरू हो गया, तो इससे पता चलता है कि राष्ट्र संघ की असफलता हो गई। उसके बाद द्वितीय महायुद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया, जिसे हम यूएनओ कहते हैं। द्वितीय महायुद्ध के बाद सामूहिक सुरक्षा की असफलता नजर आई। प्रथम महायुद्ध के बाद द्वितीय महायुद्ध होना ही सामूहिक सुरक्षा की असफलता थी। संयुक्त राष्ट्र चार्टर बना जिसमें सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था की गई। यूएनओ ने भी यही सोचा कि विश्व में युद्धों को रोका जाए, कैसे विश्व में शांति व्यवस्था स्थापित की जाए। तो यूएनओ चार्टर के अंदर भी कुछ अनुच्छेद रखे गए जो सामूहिक सुरक्षा से संबंधित हैं। अनुच्छेद 39 ये कहता है कि शांति का अतिक्रमण हुआ हो या कोई आक्रमण कर रहा हो तो परिषद निर्णय लेगी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को स्थापित करने के लिए कौन सी कार्रवाई की जानी है। इसी तरीके से अनुच्छेद 41 सुरक्षा परिषद, जो कि यूएनओ का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो कि सभी राष्ट्रों की सुरक्षा करती है, वह अपने निर्णयों को लागू करवाने के लिए यूएनओ के सदस्यों को कार्रवाइयां करने के लिए कह सकती है और ऐसी कार्रवाई में किसी देश से आर्थिक संबंध समाप्त कर सकती है, रेल, डाक, तार संचार के साधनों को बंद कर सकती है। अनुच्छेद 42 इस अनुच्छेद में व्यवस्था है कि सुरक्षा परिषद यह अनुभव करे कि ये सारी कार्रवाइयां विफल हो गई जो अनुच्छेद 41 में थी, तो वह शांति और सुरक्षा को स्थापित करने के लिए थल, जल या स्थल शक्तियों द्वारा कार्यवाही करवा सकती है, मीन्स सैनिक कार्यवाही करवा सकती है। अनुच्छेद 43 सदस्यों को ये दायित्व देते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को स्थिर रखने के लिए सुरक्षा परिषद के निर्णयों में अपना योगदान देंगे। अनुच्छेद 44 सुरक्षा परिषद के किसी गैर सदस्य राष्ट्र, यानी कि जो यूएनओ का सदस्य नहीं है, से सैन्य बल का अनुरोध किया गया हो
तो सैन्य बल मांगने से पूर्व उस सदस्य राष्ट्रों को निर्णयों में भाग लेने के लिए प्रार्थना की जा सकती है कि अब उससे सैन्य बल ले रहे हैं तो निर्णयों में भी उसकी भागीदारी होनी चाहिए। आर्टिकल 45, इस अनुच्छेद में कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को तत्काल सैन्य कार्रवाई कराने के योग्य बनाने के लिए सदस्य राष्ट्र तत्काल अपनी वायु बल की टुकड़ियों को उपलब्ध कराएंगे, क्योंकि यूएनओ के पास अपनी कोई सेना नहीं है। तो अनुच्छेद 45 कहता है जो इसके सदस्य राष्ट्र हैं वो कोई भी विवाद या कोई गंभीर आक्रमण हो गया तो वो यूएनओ को तत्काल अपनी सेनाएं देंगे। 46, इसमें यह कहा गया है कि सैन्य स्टाफ समिति के सहयोग से सुरक्षा परिषद ऐसी योजना तैयार करेगी जिसका संबंध सैन्य बल के प्रयोग से होगा। यानी स्टाफ समिति होगी जो सुरक्षा परिषद की योजनाएं तैयार करवाएगी जिसमें सैन्य बल की प्रयोग होगा। 47 सैन्य स्टाफ समिति की व्यवस्था करता है जिसका मुख्य कार्य सुरक्षा परिषद की सैनिक आवश्यकताओं और सैन्य बलों को लगाने निशस्त्रीकरण संबंधी प्रश्नों पर विचार करना है। 48 संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राष्ट्रों का दायित्व है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखने के लिए सुरक्षा परिषद द्वारा दिए गए निर्णय और कार्यवाही को अनिवार्य रूप से माने। 49 इस अनुच्छेद के तहत सुरक्षा परिषद द्वारा लिए गए निर्णय में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य परस्पर आपस में सहयोग करेंगे। अनुच्छेद 50, इस अनुच्छेद में व्यवस्था है कि सुरक्षा परिषद द्वारा की गई कार्यवाही में किसी अन्य राष्ट्र को आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हों तो ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए सुरक्षा परिषद से परामर्श और विचार विनिमय करने का उस राष्ट्र को अधिकार होगा। एंड लास्ट 51 कहता है कि राष्ट्र जो हैं आपस में प्रादेशिक संगठनों की व्यवस्था कर सकते हैं। विश्व में शांति और स्थापना करने के लिए जो भी कार्रवाई होगी वो सुरक्षा परिषद को अवश्य सौंपेंगे। तो ये जो हमारा चैप्टर था वो ये है कि सामूहिक सुरक्षा को सफल बनाने में यूएनओ का क्या रोल रहा या यूएनओ ने सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था में क्या भूमिका दी। तो यूएनओ ने अपने चार्टर में ये जो अनुच्छेद हैं इनके अंतर्गत सभी राष्ट्रों से शांति सुरक्षा स्थापित करने के लिए बात की और स्थापित करने के लिए राष्ट्रों से अपेक्षा की और अपने संविधान के चार्टर में ही इनको अपना लिया गया।